सभी लोगों का स्वागत है साथियों। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने SCERT और NCERT की सीरीज कक्षा शुरू की है और इसी कड़ी में हम लोगों ने 3 to 5 का EVS देखा है और कक्षा 6 से 8 तक का भूगोल भी देखा है और कक्षा 6 से 7 तक का पॉलिटी भी देखा है और आज कक्षा 8 का पॉलिटी होगा साथियों। आज पूरी कक्षा में हम लोग पॉलिटी खत्म कर देंगे कक्षा 8 का और कल से साथियों कक्षा 6 का आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिल सकता है। और साथियों बात करें कुछ सूचनाएं आपके लिए है, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को एक सूचनाएं आ रही होगी कि 4 जुलाई को सुनवाई है। तो साथियों मैं बता दूँ कि इससे पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अंततः एग्जाम हो कि बहाली होगी इस बात को आप तय माने, हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन साफ बात स्पष्ट है कि अंततः हमें तैयारी ही काम आएगी। इसलिए बिना इधर उधर की बातें सुने हुए अपनी तैयारी पर फोकस करें और सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपका NCERT SCERT कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं बता दूँ साथी आपको कि SCERT NCERT मैं तो कंप्लीट करा ही रहा हूँ। चलिए कक्षा 8 का साथियों NCERT का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। देखिए साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास मैंने शुरू की है यह सिर्फ पॉइंट वाइज शुरू की है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जैसे ही मैं सारा पॉइंट 10th तक का क्लियर कर दूंगा, लगभग अगले महीने के 10 तारीख तक हमको लगता है कि सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा 10th क्लास तक का, और इसके बाद जस्ट आपको लेवल 2 में डाला जाएगा और लेवल 2 एक बेहतर लेवल होगा जिसमें BPSC का एक उच्च स्तर क्या है वहां तक हम लोग जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ पॉइंट हम लोग आजकल देख रहे हैं, यानी कि जो SCERT NCERT में जो सीधा सीधा है। तो आप देख सकते हैं संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा साथियों। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं और इसके संबंध में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर इंगित किया है साथियों। जो भीमराव अंबेडकर थे इनका संविधान सभा के लिए चयन पहली बार बंगाल में हुआ था, लेकिन बाद में देश बंटवारे के बाद इसका जो है चुनाव बॉम्बे से हुआ। साथियों बता दें कि जब कैबिनेट मिशन आई तब से कहा गया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, तो फिर तमाम तरीके से जो लोग हैं उनका चुनाव हुआ संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए और उसी में भीमराव अंबेडकर भी थे जिनका पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ, लेकिन बाद में जब देश का बंटवारा हो गया तो उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से हुआ साथियों। इसके बाद आपसे कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है और NCERT का पॉइंट बन सकता है साथियों। आप देख सकते हैं BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। BN राव ने क्या किया साथियों, संविधान का प्रारूप तैयार किया। BN राव का फुल फॉर्म आप बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी साथियों। आगे है प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह भीमराव अंबेडकर जी थे और उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। हालांकि साथियों बता दें कि इनके सदस्यों का तो जिक्र नहीं था, लेकिन जब बातें जब निकल के आई है तो आप सभी को इसका सदस्य भी ध्यान में रखना चाहिए। साथियों बता दें कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये चीज़ें साथियों कई बार पूछी जाती है। और लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। जैसा कि साथियों को पता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, यानी कि भारत को में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। संविधान बनकर तैयार कब हुआ साथियों, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आपको बताना है साथियों कि 26 नवंबर 1949 को ही अगर संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर 26 जनवरी 1950 तक डिले क्यों हुआ संविधान को जारी करने में। तो ये एक चीज़ें हैं साथियों, एक कॉन्सेप्ट है आपको बताना है। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया, तो 284। याद रखना है साथियों, ये NCERT का पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 ने। और ये साथियों मैंने अपने मन से लिया है कि संविधान जब बन रहा था तो उनके प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ, तो 114 दिन बहस हुआ और कुल व्यय साथियों इतना रुपया हुआ। आगे देख सकते हैं भारत गणतंत्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना, क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया है कि शासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति का पद वंशानुगत न हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भारत गणतंत्र भी है लोकतंत्र भी है और ब्रिटेन सिर्फ लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई महिला वहाँ की महारानी है और महिला जो महारानी का पद है वह वंशानुगत है साथियों। इसके बाद राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री व्यापार को क्या कहते हैं। आगे है साथियों, इसका जवाब साथियों आपको देना है। सरकार के अंग, कई बार मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका वे लोग होते हैं जो नियम बनाते हैं, कार्यपालिका वे होते हैं जो नियम का पालन करवाते हैं और न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। इसके बाद संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। हालांकि इसका SCERT में डिटेल बताया हूं कि क्या कुछ मंत्री क्या कुछ थे, तो ये सारा चीज़ आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप यही जानें कि संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दूसरा चैप्टर है साथियों धर्म निरपेक्षता की संबंध, यानी हमारा तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ धर्म निरपेक्षता है साथियों, ये चीज़ें आपको पता होगी। तो धर्म को राज्य से अलग करना। देखिए फ्रांस के बारे में कई सारा चीज़ था, तो फ्रांस के उपनिवेशिक देश कौन थे, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, यानी कि फ्रांस के अधिकृत, उपनिवेश मतलब क्या हुआ, अधिकृत, ये सब देश थे साथियों। बाद में इनको आज़ादी दिया गया।
सन 1960 में फ्रांस में मजदूरों की कमी क्यों होगी, इसका जवाब आपको देना है। कारण ये था कि मजदूर लोग भी उच्च शिक्षा आदि चाहते थे, तो मजदूर लोग ने क्या किया, कल कारखाना पर काम करना बंद कर दिया और वो अपना उचित अधिकार चाहते थे, इसलिए मजदूरों की कमी हो गई। आगे है साथियों, फरवरी 2004 में फ्रांस में धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे इस्लामी विद्यार्थी बुर्का नहीं पहन सकती है, यहूदी टोपी नहीं पहन सकता है, धार्मिक प्रतीक धारण नहीं कर सकता है। ये NCERT का पॉइंट है साथियों कि कब फ्रांस ने धार्मिक राजनीतिक प्रतीकों को धारण करने से स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो 2004 में लगाया है साथियों। इसके बाद आगे है साथियों मैं बता दूं कि अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट वाइज लेकर के चल रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। SCERT NCERT का सारा पॉइंट हो जाएगा तो फिर डिटेल क्लास की दूसरी सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, उसमें सारा पॉइंट आ जाएगा, डिटेल आपको मिलेगा साथियों। यहाँ पर वही मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हमें विद्यमान नहीं, हमें क्या बनना है, बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक बनना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 31 अक्टूबर 1966 को हुई। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए, ये NCERT का पॉइंट है और SCERT में भी दिया हुआ। और बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, जो पटना उच्च न्यायालय है वह 1916 में हुई। और आपको एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इसका जवाब आप देंगे। आगे है साथियों चंडीगढ़ 2 मुख्य राज्यों का उच्च न्यायालय है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का मिला करके चंडीगढ़ जो है एक न्यायालय है साथियों। दूसरा बात, पूर्वोत्तर राज्य जिसको कहते हैं 7 सिस्टर्स, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे राज्य आते हैं साथियों। और ये सारे राज्य आपको नाम याद रहने चाहिए 7 सिस्टर्स के रूप में। कई बार क्योंकि आपके NTPC में दिया है, मतलब NTPC सॉरी जो आपका सिलेबस है NCERT उसमें दिया हुआ है साफ तौर पर कि 7 राज्य को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है, और ये राज्य ये सब हैं। और उस सारे का जो सम्मिलित रूप से उच्च न्यायालय है वह गुवाहाटी में है साथियों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में जनहित याचिका की व्यवस्था की। देखिए साथियों, जनहित याचिका क्या थी कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमा कोई भी कर सकता है। यानी कि जैसे कि कोई पीड़ित है, आपको लग रहा है कि वह पीड़ित है लेकिन वह जाने में असमर्थ है अपनी याचना को लेकर के कोर्ट, तो आप भी उसके बदले कर सकते हैं। तो कई बार पूछा भी जाता है कि जनहित याचिका कौन कर सकता है, तो जनहित याचिका पीड़ित भी कर सकता है, या कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ इसके साथ अन्याय हुआ इस क्षेत्र में, तो वह जनहित का मामला है, तो उसको क्या करता है, वो भी अपील कर सकता है साथियों। कहीं ना कहीं इस पे काम साथियों 1970 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 10 सालों के कड़े संघर्ष के बाद 1980 में इस पे जो है मुहर लग पाई साथियों। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है साथियों चैप्टर 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह कौन तय करता है, अदालत तय करता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जैसे पकड़ाया वो दोषी हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। कई बार वो दोषी होता भी है, लेकिन कई बार निर्दोष लोग भी हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन अंततः आप यही जानिए कि कौन दोषी है या नहीं है, यह अदालत तय करती है। आगे है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए अपना मतलब कि कहने का मतलब साफ तौर पर समझे साथियों कि अब जो 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं NCERT के, उसको आपको पूरा याद रखना है। देखिए साथियों, कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, तो उसको हक है कि एक वकील जो है उसका बचाव करे, उसके बारे में कहे। तो कहीं ना कहीं आप समझे, यह जो है अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है सभी नागरिकों को। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, यह अनुच्छेद 32 का पाठ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे ही जो हमारे कौन है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को ही साथियों। तो साथियों आप चिंता नहीं करें, जो पॉइंट है उसी को मैं करवाते जा रहा हूँ। जल्द ही आपको डिटेल क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग SCERT NCERT का फुल क्लास कर लें 3 से लेकर के 10 तक। जैसे भी हो थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन भी होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे FIR का फुल फॉर्म क्या है साथियों, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये याद रखना है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद क्या रखना है, FIR का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर दी गई है जो अपनी गरीबी या किसी और के कारण वकील नहीं रख पाते हैं। देखिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जानना चाहिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 में साथियों। ये जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी डिटेल से, चूंकि जो कोर्स डिजाइन हो रहा है साथियों उसमें डिटेल से सारा सब्जेक्ट का आपको PPT पे सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, और वीडियो देखिए सारा कंप्लीट एकदम डिटेल से अच्छा से पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल आएंगे वही सवाल आपको बताए जाएंगे। आप देख सकते हैं साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के बीच है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ें दी गई है साथियों वह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य देगी या नहीं देगी ये राज्य के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि राज्य के कुछ देना है, अगर वह नहीं दे पाई है, वह नीति निर्देशक तत्व में है, तो आप चले जाएगा न्यायालय में, वो वाद योग्य नहीं है। कई बार सेंट्रल सरकार ने राज्यों को यह जो है संविधान के तहत या कहें कि संविधान सभा ने छूट दी है राज्य के लोगों को या राज्य सरकार को कि क्या कुछ उसको करना है नहीं करना है, कई बातों को लेकर के। इसके बाद है 7वां चैप्टर हाशियाकरण के समाज। देखिए साथियों भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखना, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि जो NCERT है साथियों उसमें तो पुराना डाटा था, लेकिन मैंने नया डाटा कवर कर लिया कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 106 और 106वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोन है साथियों नेशनल पार्क।
भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए साथियों, मैं बता दूं कि आपको जो नोट मिलेगा वह प्रिंट में मिलने वाला है, इसलिए चिंता मत करें। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और आपको बताना है कि इसे किस अनुच्छेद के तहत जो है धार्मिक संस्था खोलने की आज़ादी दी गई। और भारत में कुल आबादी में आदिवासी की आबादी कितनी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आदिवासी हैं वह मध्य प्रदेश में रहते हैं और भारत के हरियाणा में कोई भी आदिवासी समूह नहीं रहता, ये याद रखना है। और पूरे जनसंख्या में आदिवासी की जनसंख्या 8.6% है एसटी का, और एससी का साथियों 16% है। ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना चाहिए। भारत में आदिवासी समूह की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। मुस्लिम धर्म की साक्षरता दर कम है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग को बता दें कि भारत में जो कंडीशन है मुस्लिमों की, उसमें अगर साक्षरता की बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोगों की साक्षरता सबसे कम है। इसके बाद है 2005 का राजेंद्र सच्चर कमेटी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो आपसे पूछ सकता है कि राजेंद्र सच्चर कमेटी कब आया था, तो 2005 में आया था। यह मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए आई थी, जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल थे। ये चीज़ें आपको साथियों याद रखना चाहिए। इसके बाद चैप्टर 8 है साथियों, हाशियाकरण से निपटना। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजर्स एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पास किया। देखिए साथियों, ये जो एक्ट है ये बड़ा एक्ट है, लेकिन इसको पास किया 1993 में। इसके पीछे का रीजन यह है, पास इसलिए किया गया कि मानव को मैला ढोने का, जो मैला लोग जैसे कि लेट्रिन वगैरह है, या जो सब लोग आज भी जैसे कि कई लोग इस तरह के वर्क करते हैं, तो कहा गया कि देखिए मैला ढोने का काम लोगों से नहीं करवाना चाहिए, अमानवीय है, और इसकी जगह पे आप जो है बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग कीजिए, ऐसा कहा गया है साथियों। इसके बाद आगे है साथियों कि भारत के संविधान, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, बंधन या जनजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, बंधन या जनजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। 17 में क्या है, अपस्थिरता का अंत किया गया। हालांकि एससीईआरटी में हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे। दलित शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, दबा कुचला, यानी जो लोग समाज में दबे कुचले हैं वो दलित होते हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब आया, तो 1989 में आया साथियों, और 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू किया। ये चीज़ें साथियों आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब आया, तो 1989 में आया, और कब इसको लागू किया गया, तो 1990 में किया गया। इसके बाद सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी के लिए वन अधिकार मान्यता अधिनियम पारित किया 2006 में साथियों। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखना चाहिए। यहाँ यानी आदिवासियों के लिए कहा गया कि यह भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगलों में रहने वाले समुदाय के अधिकार से संबंधित है, यानी जो जंगल में रहते हैं उन्हीं का अधिकार पहला है। और यह वन में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है, जो पीढ़ियों से वनों में निवास करते हैं, यानी जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं वन में ही निवास करते हैं, उनको खास तौर पर कहा गया है कि आप जो है यही रहेंगे, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है पहले, इसके बाद जो है सरकार की संपत्ति है। आदिवासी 1989 के अधिनियम रोजगार प्राप्त करने के रूप में तथा अपनी परंपरागत जमीनों पर कब्जे की बहाली के रूप में जाति सूचक अपमान से बचने के लिए जो है, यानी कि साफ तौर पर समझे कि आदिवासी अधिनियम जो 1989 में आया, उसके तहत आदिवासियों को रोजगार प्राप्त करने के रूप में तथा अपनी परंपरागत जमीनों पर कब्जा बहाली के रूप में जाति सूचक से अपमान से बचने के संदर्भ में ये सारा जो अधिनियम लाया गया। इसके बाद है सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में सिर पर मैला ढोने के खिलाफ जनहित याचिका डाली। साथियों बता दें कि सिर पर मैला ढोने की परंपरा 1993 में ही खत्म कर दी गई, लेकिन बाद में अभी भी सरकार को हालांकि सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन सफाई कर्मचारी ने आंदोलन किया और 13 अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, जनहित याचिका डाल दी। कब दिया, 2003 में दिया। और 15 के बारे अभी मैंने बताया आपको कि धर्म, नस्ल आदि के बारे में भेदभाव नहीं करना है। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। इसके बाद साथियों आपको चैप्टर 9 जन सुविधाएं, हालांकि साथियों इस चैप्टर को आप देखेंगे तो इसमें चेन्नई के बारे में खास करके जिक्र किया गया है। तो मैं बता दूं कि वहाँ पर जन सुविधा, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था चेन्नई में कैसी है, उसी के बारे में खास जिक्र था। आगे देख सकते हैं पानी के कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज 1600 से ज़्यादा लोग भारत में मौत के मुंह में जा रहे हैं साथियों। तो ये चीज़ें साथियों एनसीईआरटी में दी थी। आगे है साथियों सुलभ इंटरनेशनल। देखिए याद रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। संस्थापक जो है इनके सुलभ इंटरनेशनल के डॉक्टर विंदेश्री पाठक थे। इन्होंने सुलभ शौचालय और साफ सुथरा आदि पर ध्यान दिया, और यह जो सुलभ इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1974 में की गई। ये साथियों एनसीईआरटी का पॉइंट है। चैप्टर 10 में है कानून और सामाजिक न्याय। भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं। हालांकि साथियों बता दें कि जब भी कोई संसद कानून बनाता है तो वह अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति साइन उस पर नहीं कर देते हैं तब वह एक बिल ही रहता है। जैसे ही साइन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह कानून बन जाता है। इसके बाद
जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अगर उसे मंत्री पद बना दिया जाए तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है, तो 6 माह के अंदर उसको सदन का सदस्य बनना पड़ता है साथियों। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई 3 दिसंबर को। ये चीज़ें कई बार डेट भी पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत के भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र है जो 40 टन से भी अधिक था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। तो पूछा जाता है कि जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वह क्यों हुई थी, तो वह जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई थी। और कंपनी कौन थी, यूनियन कार्बाइड, और यह अमेरिका की कंपनी थी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है साथियों। अब साथियों SCERT का पॉइंट देखते हैं। SCERT में काफी कम पॉइंट है और हम लोग एक नजर इसको देखते जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान में इसमें पहला पॉइंट था जो चैप्टर का कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया, तो 2009 में पारित किया गया। लेकिन लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ साथियों। और इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ये साथियों उसमें दिया हुआ है। और साथियों यहाँ पर प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय का होना चाहिए। 1 से 5 में छात्र शिक्षा का अनुपात 30:1 में होना चाहिए। इस शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम आया था उसमें जो है साथियों इसमें कहा गया है। इसके बाद आगे है साथियों 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आपको बता दें कि 1985 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये आपको जवाब देना है। हालांकि NCERT में मैंने कराया अभी। और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये SCERT का पॉइंट है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम चैप्टर मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जो आप देख सकते हैं SCERT कक्षा 8 का भारतीय संविधान का ये जो चैप्टर का पॉइंट है साथियों, आप देख सकते हैं कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद से स्पष्ट मांग की। इसके बाद सन 1928 जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की। साथ भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। और 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई जो द्वितीय विश्व में तेज हो गई। तो याद रखना है कि कब एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई, तो 1934 में मांग की गई। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अंतरिम अध्यक्ष उसमें बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष यानी कि वो अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और दोनों बिहारी थे। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया। और भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। और प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को बाद में संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक, मतलब कि साफ समझे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय सदस्यों की संख्या कम थी। तो 1920 में जब नागपुर अधिवेशन हुआ वी राघवाचारी के समय में, तो उन्होंने कहा कि मात्र 25 पैसे लीजिए और उनको सदस्यता दीजिए कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागृति आएगी। आगे है साथियों कि दीवानी कानून क्या है। देखिए दीवानी कानून जो है जमीन जायदाद विवाह आदि से संबंधित जो झगड़े होते हैं वह दीवान से संबंधित होते हैं। फौजदारी यानी झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती, ये सब क्या है, फौजदारी है। भारत में कानून बनाने का दायित्व किसको है, संसद को है। और संसद के द्वारा बनाया गया कानून पास करने की जिम्मेदारी किसको है, राष्ट्रपति को है। सामान्यतः विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी रखा जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकता है BPSC कि सामान्यतः जो कोई विधेयक आता है वह किस समझ सकते हैं कि किस सभा में उसको पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो आपको याद रखना है किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 45, इसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करके 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए आज़ादी मिलने के बाद। ऐसा जो लक्ष्य रखा गया था। हालांकि साथियों इसको आप चेक कर लेंगे एक बार। आगे साथियों बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा कानून पारित किया गया 1982 में। याद रखना है कि 1982 में बिहार प्रेस बिल आया, याद रखना है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण दिया। और कब जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की, तो 1862 में की गई। ये याद रखना है साथियों। इसके बाद संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। और साथियों कई बार ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। हालांकि ये तो आपके बुक में यानी 8 क्लास के बुक में नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब संविधान चल रहा है तो थोड़ा सा डिटेल ले लेता हूँ। संचालन समिति के कई बार अध्यक्ष पूछ दिया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, 2-4 पेज बचे हैं। आप सभी लोग एकदम इत्मीनान से रहे, 2-4-5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। कल साथियों आपको 6 का इतिहास मिलेगा। और साथियों बता दें कि जो इतिहास का पार्ट आएगा साथियों वो 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि वहाँ कथा कहानी ज़्यादा है। अगर ऐसे मैं फैक्ट रूप से खींचूंगा तो आप सभी को याद नहीं होगा। तो 6 क्लास का भी 2 पार्ट का हिस्ट्री बनेगा, 7 का भी 2 बनेगा, 8 का भी 2 बनेगा। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है, वे अधिकार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक व शारीरिक में
एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है साथियों। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 से लिया गया। हालांकि साथियों मौलिक अधिकार के संबंध में यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक अधिकार, हालांकि आपको बता दें, उसमें जो है समता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपको बता दें, हालांकि ये तो आपको जब नोट्स मिलेगा देखने के लिए मिलेगा कि 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, 15 में क्या किया गया? धर्म, नस्ल, जाति आदि पर विरोध जो है विरोध किए बिना, यानी कि उस पर अंतर किए बिना सभी को समान अधिकार देना। 16 सरकारी नौकरी में समान अधिकार देना। 17 अपस्थिरता का अंत किया गया। ये सारा चीज़ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा साथियों। और 18 में उपाधियों का अंत कर दिया। ये साथियों SCERT का पॉइंट है, उसमें साफ तौर पर स्वतंत्रता अधिकार आदि के बारे में दिया गया था, लेकिन अनुच्छेद वगैरह नहीं दिया गया था। लेकिन आप शिक्षक रहिएगा तो जब अगर यदि मौलिक अधिकार का दिया हुआ है ना, तो मौलिक अधिकार का डिटेल आपके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23 में आता है। तो मैं बता दूं 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात है, 20 में क्या है आप बताइए, और 21 में क्या है? निजता का बात है। हालांकि यहाँ पर 23 नहीं होगा साथियों, 22 होगा। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 23 में बेगारी प्रथा का अंत, 24 में बाल श्रम वगैरह। ये चीज़ें साथियों आपको डिटेल आपको मिलेगी हैंड रिटेल जब नोट्स मिलेगा। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। तो ये चीज़ें सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में। इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ये आप जब पेड नोट्स लीजिएगा तो उसमें डिटेल इसका लिखा रहेगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो 62 056 23 616 पर आप मैसेज कर सकते हैं। 99 रुपये की फीस मात्र आपको देनी है। आपको वो PDF जो है कंप्यूटर प्रिंट में मिलने वाला है। आप देख सकते हैं देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता सन 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। देखिए साथियों बता दें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता का शब्द उद्देशिका प्रस्ताव में जोड़ा गया और 3 शब्द जोड़ा गया साथियों, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। और साथियों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। फैक्ट हम लोग लेके चलेंगे साथियों। आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है और 36 से 51 तक में है साथियों। और आपको याद रखें कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य सोवियत संघ से यानी रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो अभी 11 हैं, पहले 10 थे, वह रूस से लिए गए हैं, वर्तमान में 11 है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वहीं पर आप अमेरिका में चले जाएगा, कई लोग ऐसे जगह है जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जो राज्य के लोग अलग नागरिक होते हैं, देश के लोग वहाँ पे अलग नागरिकता रखते हैं। तो ये चीज़ें साथियों, भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसका अध्याय 3 है साथियों कि संसदीय सरकार आपको याद रखना है कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका प्रत्येक जो है 2 वर्ष में मतलब कि रिटायरमेंट होता है साथियों, 1/3 सदस्य का। इसके बाद आगे संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसका जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। कवें अनुच्छेद के तहत बुलाता है तो ये 108 के तहत। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव अलंकर। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। राज्यसभा देखिए साथियों NCERT और SCERT के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को मैंने लिए हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, डिटेल क्लास में सारा चीज़ होगा। राज्यसभा कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं साथियों। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये चीज़ें साथियों आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य यहाँ पर जो क्या होते हैं, वह जो है रिटायर कर जाते हैं या वह जो है उनका पद जो है का जो समय जो है वह पूरा जाता है। और यह क्या है साथियों, एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 में वर्णित है। न्यूनतम उम्र 30 साल है। अस्थायी सदन होता है या पदेन सभापति होते हैं इसमें उपराष्ट्रपति। आगे राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 है साथियों। इसके बाद राष्ट्रपति, संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है साथियों। इसके बाद इनका कार्यकाल भी जो है 5 वर्ष का होता है और संवैधानिक प्रधान होते हैं या प्रथम नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 52 से ये संबंधित है। इसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद को सिर्फ उच्च न्यायालय में सुलझाया जा सकता है। रिक्त रहने पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होगा। और दूसरी बात, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, तो उनका कार्यकाल हमें जानना चाहिए 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962। ये चीज़ें आपको याद, 12 वर्ष के आसपास। इसके बाद है राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और अभी की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और आगे है साथियों प्रश्नकाल। देखिए संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद को अगर सुनता है तो वह जो है प्रश्न पूछता है, तो वह प्रश्नकाल होता है। लेकिन शून्यकाल में जनरल सवाल भी पूछा जा सकता है। खास करके ये भारत की ही देन है शून्यकाल। कई बार पूछा भी जाता है शून्यकाल किस संविधान की देन है या किस लोकसभा की देन है। भारत और 12 से 1 के बीच इसका समय होता है। और प्रश्नकाल में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। आपको जवाब देना है तारांकित प्रश्न कितने और अतारांकित प्रश्न कितने हैं साथियों। कक्षा 8 में है कानून की समझ, यानी कि कक्षा 8 कहने का मतलब अध्याय 4 का जो चैप्टर है कानून की समझ। बिहार राज्य में 1982 में
बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया, तो 1982 में किया गया। इसके बाद न्यायपालिका का स्तर देखिए, पहले जिला न्यायालय होता है, फिर कौन होता है, उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी हो सभी को बराबर मिलेगा, पहले कब आया था और अभी क्या कुछ इसमें संशोधन हुआ है, वो चीज़ें आपको जिक्र करनी है। सुप्रीम कोर्ट कब है, दिल्ली में है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित रह गए हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में को पारित किया, जो 9 नवंबर से प्रभावी रहा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जो है न्याय पाने में वंचित है, रह जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे न्याय मिले, उसी के तहत ये जो है 1987 में अधिनियम को पारित किया गया। इसके बाद है साथियों अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया। देखिए इसमें कहानी है, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद अध्याय 7 था वैशाली जिला। वैशाली जिला की प्रमुख खेती केला होती है, आप सभी को पता है। इसके बाद था कि मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति थी और कुछ खास जिक्र नहीं था, जैसे सुधा दूध का समिति सब होता है ना, उसी तरह से ये था साथियों। इसके बाद सहकारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाता है, सह और कारिता। सह का मतलब होता है मिलकर और कार का मतलब होता है कार्य। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी है। अध्याय 8 यानी कि लास्ट है साथियों यह खाद्य सुरक्षा। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बफर स्टॉक क्या होता है, तो खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडार में रखे जाते हैं तो उसको बफर स्टॉक कहते हैं। पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है भारत का एक निगम, कौन है, भारत के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय विक्रय करके उसे गोदामों में भंडारित किया जाता है। यानी जो एफसीआई होता है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई है, यह एक ऐसी निगम है जो भारतीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित सुरक्षित आदि करने में क्या करता है, मदद करता है। ये चीज़ें साथियों आपको जाननी चाहिए। इस तरह से साथियों आपका आज 8 क्लास का पॉलिटी खत्म हो गया। थोड़ा सा लेट से क्लास मिला है, मैं माफ़ी चाहूँगा। कल आपको साथियों 6 क्लास का हिस्ट्री शुरू होगा। आज गर्मी थी इसलिए मेरे जोश में थोड़ी